बिहार चुनाव में विशेष मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण को यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम जोर शोर से चल रहा है। विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, संसद से सड़क पर उतर आया है। आपने देखा होगा कि कल किस तरह दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां नजर आ रही थी विरोध प्रदर्शन करते हुए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है एसआईआर को लेकर के बिहार पे, जो आज पूरे दिन चली, कल भी चलेगी। आपको बता दें कि आज जो सुनवाई चल रही थी उसमें योगेंद्र यादव जो सोशल एक्टिविस्ट है, दो ऐसे लोगों को ले आए जो कि मतदाता सूची में जो ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रस्तुत की है इलेक्शन कमीशन ने, उसमें बतौर मृतक है। तो कुल मिलाकर के बहुत गहमा गहमी का वक्त है। और इन सब के बीच में मीडिया क्या कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। मीडिया का एक धड़ा है जो खामोश है और सरकार चुनाव आयोग के नैरेटिव को स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक धड़ा ऐसा है जो जमीन पर है, जो बेहद गंभीरता के साथ विश्लेषण कर रहा है और इस पूरी जो प्रक्रिया है एसआईआर की, उसकी रिपोर्टिंग कर रहा है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव भी उनमें से एक है। आज ही द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें कि आयुषी कर, हिमांशी, गायत्री, तीन लड़कियों ने ये रिपोर्ट की है। और नितिन सेठी जी का वरिष्ठ पत्रकार है, संपादन रहा है। यह रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाला खुलासा करती है। यह रिपोर्ट बताती है कि जो बिहार की वाल्मीकि नगर विधानसभा है, उस विधानसभा में 5,000 लोग ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में जिनके नाम मौजूद है। आपको बता दूं कि ये वाल्मीकि नगर जो विधानसभा है, ये दरअसल उत्तर प्रदेश में पडरौना के आसपास, गोरखपुर का जो रीजन है उसके आसपास की कुछ 2-3 जो इलाके हैं उनसे सटी हुई है। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद तमाम जगह पे चर्चा शुरू हुई और तहलका मचना शुरू हुआ। आज इसी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए हम सबके बीच मौजूद हैं आयुषी कर, जो कि जिन्होंने बड़े साहस के साथ ये रिपोर्ट किया, और नितिन सेठी जी जो एडिटर है द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के। पहले तो आप दोनों लोगों का स्वागत है और बहुत बहुत बधाई स्वीकार करें मेरी ओर से और जनता की ओर से जो देख रही है आप सबको। एक चीज बताएं नितिन भाई, ये कितना मुश्किल था, ये पूरी रिपोर्टिंग कितनी मुश्किल थी? क्योंकि इसका ज्यादातर कारोबार आयुषी ने किया है, तो सबसे ज्यादा मेहनत इन्हीं की और इनकी टीम की है। तो आयुषी, आप ही बताओ कि जी कितनी मेहनत लगी और कैसे कर पाए। जी। तो इस रिपोर्ट में हमारे साथ हमने कुछ डेटा एनालिस्ट की मदद ली, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को स्क्रैप करके उसको मैच किया आपके जी उत्तर प्रदेश के इलेक्टोरल रोल के साथ। जो उन्होंने 5,000 डुप्लीकेट वोटर्स ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में हमको निकाल के दिए। हमारा टीम उसमें हर्षिता और गायत्री ने ही समझाया और उन्होंने ही वैलिडेट किया। उन्होंने उन 5,000 नामों को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में जाकर उनके 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 दोनों के एपिक्स को डाल के उन्होंने वैलिडेट किया कि एक्चुअल में ये क्या सेम ही आपके व्यक्ति हैं। तो जो हमारे पास जो डेटा आया उसमें ये दिखाई दिया कि एक ही इंडिविजुअल, एक ही व्यक्ति दोनों कंस्टिट्यूएंसी, आपकी वाल्मीकि नगर और उसके साथ जुड़े हुए बॉर्डर्स में जो उत्तर प्रदेश की कंस्टिट्यूएंसीज हैं, दोनों में पाए गए हैं। और हुआ ये है कि उनके पास 2 एपिक्स आ गए हैं। एक तो उनका एपिक उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है, जहाँ पे उन्होंने रजिस्टर करके एक एपिक लिया, और एक उनका वाल्मीकि नगर में उनका एक एपिक रजिस्टर्ड है। भारत के मतलब जो आपके लॉज के अनुसार एक व्यक्ति को 2 वोट्स नहीं मिल जाते। जो अगर उनके पास 2 एपिक्स हैं तो वो कायदे से उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में भी वोट कर सकते हैं और बिहार के भी इलेक्शंस में वोट कर सकते हैं। तो हमारे इसमें ये पता चला कि ये जो वोटर्स हैं ये डुप्लीकेट है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि ये वोटर्स मतलब किसी फ्रॉडुलेंट या किसी मतलब किसी अलग रीज़न से आपके दोनों इलेक्टोरल रोल्स पे आए हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि ये आपके जो वाल्मीकि नगर से जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स के वोटर्स हैं,
तो माइग्रेशन भी एक रीज़न हो सकता है जिसके कारण ये वोटर्स वाल्मीकि नगर में आए हैं, या वाल्मीकि नगर से ये लोग उत्तर प्रदेश में गए होंगे और उनका जो एपिक है या उनका जो इलेक्टोरल रोल में जो रजिस्ट्री है वो डिलीट नहीं हुआ है। बात ये है कि अगर आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है, जिसमें आप अगर पढ़ेंगे उनका ये जो इनिशियल नोटिफिकेशन है, उन्होंने कहा है कि माइग्रेशन को ही टैकल, वन ऑफ द रीजंस, एक जो रीजन है जिसके लिए वो ये रिवीजन कर रहे हैं और ये प्रक्रिया इतनी जल्दी कर रहे हैं, जहाँ पे पूरा आपका बिहार का स्टेट एक तरह से दशक में आ गया है कि उनको ये करना है, उस माइग्रेशन के रीज़न को ही या उस डुप्लीकेशन के रीज़न को ही ये इंटेंसिव रिवीजन सॉल्व नहीं कर पा रहा है। आपका इलेक्शन कमीशन जब उन्होंने ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल बनाया था और वो जब डेटा रिलीज किया था, उस समय भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने 7 लाख डुप्लीकेट वोटर्स भी डिलीट कर दिए हैं। इसके बावजूद भी आप ये देख रहे हैं कि 5,000 आपकी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगे 5,000 वोटर्स आपके वाल्मीकि नगर में दिखाई दे रहे हैं डुप्लीकेट्स की तरह। मतलब एक बात बिल्कुल साफ हुई कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये पूरा एसआईआर का प्रोसेस किया, ये प्रोसेसिंग जिन वजहों से की गई, एसआईआर की प्रक्रिया जिस वजहों से की गई, उसका तो लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सका। क्यों नितिन भाई? जी बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब ये प्रक्रिया शुरू करी तो बीच में उन्होंने बोला कि एकदम ऐसे है जैसे अब हम दूध से धुला एक नया वोटर लिस्ट बनाएंगे नए सिरे से, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में बहुत खराब हो गया है। तो आयुषी और इनकी कुली गायत्री और हर्षिता का काम ये दिखाता है, एक तो जो इलेक्शन कमीशन बोलता था कि दूध से धुला वोटर लिस्ट निकलेगा, एक तो वो नहीं निकला। चाहे वो मैल पुराना हो चाहे नया हो, मैल तो है इसमें। हाँ। अ, दूसरा, ये नहीं कह सकते हम कि ये, जैसे आयुषी कह रही थी कि चोरी है या गलती है, ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि ये प्रक्रिया जिसके लिए आपने उस प्रदेश के 8 करोड़ लोगों की जिंदगी उथल पुथल करी है और जिसको आपने आने वाले विधानसभा के इलेक्शन से जोड़ डाला है, ये साफ दर्शाता है कि इसमें बहुत खामियां हैं। और ये खामियां, जहां तक हम लोगों ने 1 महीना काम करके इसमें देखा है, वो खामियां इस वजह से हैं कि ये प्रक्रिया अपने में गलत है। इस प्रक्रिया में प्रिंसिपली बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने आबड़तोड़ नियम बदलते हुए ये 1-2 महीने 1.5 महीना चलाई है, उसमें और मुसीबतें पैदा हुई हैं। और ये नतीजा, मतलब हम लोग क्योंकि 1 महीने से देख रहे हैं, जब आयुषी वगैरह हम लोग पहले से रिपोर्ट कर रहे थे कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, तो तभी हमें पूरी शंका थी कि ये सब नतीजे दिखेंगे इसके। और ये हमारे डेटा एनालिस्ट दोस्त जो है उनका काम है, क्योंकि अगर आपको याद हो, इलेक्शन कमीशन ने अचानक बीच में रिकॉर्ड्स ऐसे कर दिए कि पढ़ना आसान ना हो। तो ये हमारे मित्र लोग थे जिन्होंने इनको स्कैन भी किया, हिंदी भाषा में कैसे वो कंपेयर करेंगे वो भी उन्होंने मुमकिन कराया, और एक समझ भी थी कि इन इलाकों में ये चोरी हो रही है, तो पकड़ने के लिए प्रक्रिया भी शुरू करी। और ये मैं और आयुषी, आई थिंक हम लोग सब लोग दावे के साथ कह सकते हैं, ये पहली चोरी पकड़ी गई है, आखिरी नहीं है। हम तो बिल्कुल, छोटी सी संस्था है बिल्कुल, रिपोर्टर्स बिल्कुल। कलेक्टिव, हमारे पास उतने ही साधन होते हैं ये सब काम करने के। अगर हमारे पास साधन ज्यादा होते तो शायद हम हर रोज एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ आपको दिखा सकते थे। तो ये सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है कि ऐसा नहीं कि हमने पूरी स्टेट छानी तो एक डिस्ट्रिक्ट, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये मिला। ये अभी हमने एक ही असेंबली पकड़ी थी और उसमें ये दिख गया है, और काम अभी जारी है। तो खौफ यह है कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये हाल है, तो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या हो रहा है, इस पे सवाल उठता है। खास करके जब इलेक्शन कमीशन अपने दावे में बोल चुका है कि हमने तो 7 लाख डुप्लीकेट निकाल दिए, सब साफ हो गए हैं, तो ये साफ दर्शाता है एक तो बिल्कुल, साफ नहीं हुए हैं। नितिन भाई, इसी बिहार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के 2 एपिक नंबर मिले, उसको लेकर के इतना बवाल खड़ा हुआ, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांग लिया, समझ रहे? और इधर तो जी 5,000। और खाली बात ऐसा नहीं है कि यूपी और बिहार के बीच ऐसा हुआ होगा, हो सकता है बिहार में भी एक वोटर औरंगाबाद में हो, दूसरा आरा जिला में रजिस्टर्ड हो, अलग अलग एपिक नंबर से ही इसकी बिल्कुल। पॉसिबिलिटी भी है। माइग्रेशन बिहार में भी तो हुआ होगा। आपको क्या लगता है बिल्कुल। कितना और आप, व्यापक है? मैं ये बोलूंगा कि
कितना व्यापक है आज हम नहीं कह सकते, हो सकता है 4 दिन बाद हम आपको बता सकें, क्योंकि काम हमारे दोस्त लोग कर रहे हैं इस पे। लेकिन मैं ये ज़रूर ठीक है। कहूँगा, हम लोग कानून पढ़ रहे थे कि ये डी-डुप्लीकेशन बोलते हैं अंग्रेज़ी में, कि भई अगर 2 कार्ड बन गए हैं तो कैसे इलेक्शन कमीशन देखे इसको और उनमें से एक को निकाले। ये प्रक्रिया हाँ, हाँ, इलेक्शन कमीशन अपने हेडक्वार्टर में चलाता है। ये बिहार हाँ, के हाँ, अफ़सरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हाँ, हेडक्वार्टर्स की हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, और हाँ, करने पे आए तो इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है, ये हमने पिछले रिकॉर्ड्स में देखा है। लेकिन इस केस में हाँ, क्लियरली ये नहीं हुआ है। दूसरा ये याद रखना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन डिटेल्स नहीं देता है कि किसकी डी-डुप्लीकेशन हुई, कौन से पकड़े गए, कौन से उतारे गए। और इस बार आपको याद होगा कि अभी हल्ला हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ये डिटेल देने से भी मना कर रहा है कि किनको आपने डिलीट किया, किसको ऐड कर डाला, किसको आपने बोला कि बिल्कुल। मृतक हैं, किसको बोला कि वो पलायन कर चुके हैं। क्योंकि अगर वो डिटेल होती तो सब लोगों को आसान होता है चेक करने का कि सच में सही लोगों का कटा है और सही लोगों का बना है कि नहीं वोटर कार्ड। दूसरा, हम जैसे पत्रकार तो 4-5 हैं कोने में एक शहर के बैठ के ये काम कर रहे हैं। ये काम तो इलेक्शन कमीशन का था। इतना बड़ा तंत्र, इतने हज़ारों करोड़ का खर्च, उसके बाद वो नहीं कर रहे हैं, और अगर 4 पत्रकारों को मिलके ये काम करना पड़ रहा है, तो कम से कम इलेक्शन कमीशन की इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर दर्शाता है। मैलिस पे मैं नहीं जाऊँगा कि इंटेंटफुल है, कि मकसद से हो रहा है कि बिना मकसद के, इस पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे। बट क्लियरली इनकॉम्पिटेंस जिसे अंग्रेज़ी में बोलते हैं, कि काम गलत और खराब तौर से हो रहा है, और इसका नतीजा वोटर लोग भुगतेंगे। मैं एक बात बताऊं, जो रिपोर्ट है ये पूरी की पूरी, उसमें एक जगह ये कहा गया है कि 1000 तो नाम ऐसे थे जिनमें कि एक जैसे नाम, जो कि वाल्मीकि नगर में भी थे, बिहार के, और यूपी की कंस्टिट्यूएंसी में भी थे। लेकिन उसके अलावा 3-4 हजार नाम ऐसे हैं जिनमें नामों का 1-2 अक्षर बदल के, या उम्र में 1-2 साल का, 3 साल का अंतर करके नाम जो है वो प्रकाशित कर दिए गए। आपने अभी कहा कि हम ये नहीं कही इंटेंशनली था, लेकिन एक चीज बताएं, जो नाम में थोड़ी बहुत जो नाम के अक्षर इधर से उधर कर दिए गए, हीरालाल कुशवाहा मालूम हुआ उनके पिताजी का नाम वो वही है, और बेटे का नाम हीरालाल की जगह हरीलाल कर दिया जा रहा है। क्या इसमें बीएलओ की या जो बूथ देख रहा है उसकी जांच पूछ करके ऐसा किया गया? ऐसा तो नहीं हुआ, हो सकता कि इतना ज्यादा 5,000 छोटा नंबर नहीं है किसी कंस्टिट्यूएंसी के लिए, किसी विधानसभा के लिए। तो मुझे जो पहली बार मैंने पढ़ा पूरा डाटा, मुझे लगा कि नहीं, इसमें इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की टीम ने भारी गड़बड़ी की है और ये इलीगल है। आप इसको कैसे देखती है आयुषी? तो पत, पत्रकार होने के नाते हम ये बोल नहीं सकते कि अगर हीरालाल से हीरामल भी हुआ है दो कंस्टिट्यूएंसीज के बीच में, तो इसमें कोई मैलिस इंटेंशन है वो हम नहीं प्रकाशित कर सकते। कायदे से ये भी हो सकता, तो मतलब इतना अथॉरिटेटिवली जस्ट बाय एग्जामिनिंग द डेटा हम नहीं बोल सकते। पर ये जिन नंबर्स में हो रहा है उसका उससे ये दिखता है कि 5,000 आपके एक ही कंस्टिट्यूएंसी में डुप्लीकेट्स मिल जाना, उनमें से 1,000 आपको एग्जैक्ट मैचेस मिल जाना, ये ज़रूर दर्शाता है कि इलेक्शन कमीशन को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए था कि ये डुप्लीकेट्स आ सकते हैं, किसी भी तरीके से आ सकते हैं। इसमें इंटेंट ऑफ कोर्स हम हो सकता है कि कई कई मामलों में ये आपके डुप्लीकेट्स, और अब अगर आप हमारे डेटा एनालिस्ट का ही वो देख लीजिए कि उन्होंने वाल्मीकि नगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्यों देखा, वो ये है कि यहाँ पे ऐसे काम किए जाते हैं। तो आप उन सब हम अगर हम उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए देखें तो इलेक्शन कमीशन को इन डुप्लीकेट्स को हटाना चाहिए था। और इसमें ये देखा जाता है कि आप एसआईआर को ही देख लीजिए, ये आपकी एक्सरसाइज पूरी 30 दिन में हो गई और ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आपका बन गया। कायदे से अगर इस एक्सरसाइज को काफ़ी मतलब महीनों लेके किया जाता है, 6 महीने, 1 साल, जैसे आपका 2003 का एसआईआर हुआ है, जहाँ पे ऐसे किया गया है, तो ये डुप्लीकेशन प्रोसेस ही इलेक्शन कमीशन देख सकता कि बिफोर दे पब्लिश द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, बिफोर वो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आपकी जनता तक लाते, उससे पहले ही इस डुप्लीकेशन प्रोसेस को वो काफ़ी मतलब
मतलब वक्त लगा के कर सकते हैं, हम वहां तक तो बोल सकते हैं, बट ऑफ कोर्स काफी रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि मैलिस है, बट ये भी हो सकता है कि अब हम जिन डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं वहां पे जिस तरह से अपने नाम लिखे गए हैं उसमें ही मतलब थोड़ी गलती हो गई हो, अपना श की जगह श लिख जाओ, अगर किसी मतलब आप औरतों के नाम देख लें, उनके पति ने उनके नाम लिखे हो, तो काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते कि किस रीज़न से हुआ है, पर इलेक्शन कमीशन को तो मतलब इस मामले को, और डुप्लीकेशन इज समथिंग जो वो काफ़ी समय से देख रहे हैं, और अगर वो इतनी जल्दी एसआईआर करना चाहते हैं तो उनको इसके बारे में मतलब थोड़ा और ध्यान पर रखना चाहिए, ये तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं। नितिन भाई, मैं इसको मतलब ऐसे इसमें देख रहा अगर हूँ। मैं जी बोलिए, जी बोलिए बोलिए भाई। बोलिए, मैं ये कह रहा था कि आप इसको, मैं आपके दर्शकों को बोलूंगा ऐसे सोचिए कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो ऑपोजिशन पार्टीज को लताड़ रहे हैं, अलग अलग बातें बोल रहे हैं और अपने आप को इतना स्वच्छ और इतना बाकियों से ऊपर पा रहे हैं कि हम इतना कमाल का काम कर रहे हैं, कोई हमसे सवाल कैसे कर सकता है। वो अगर आप अपने लिए मापदंड एक बार लगा देते और उसके बाद जैसे आयुषी बोली, एक ही कॉन्स्टिट्युएंसी में 5,000 ऐसे नकली बोगस वोटर पाए जाना, अगर मैं दिल्ली में और आयुषी दिल्ली में बैठ के देख सकती है, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि वाल्मीकि नगर के ईआरओ, वाल्मीकि नगर के डीएम, इलेक्शन कमीशन के हजारों अफसर, उनके इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर को ये नहीं पकड़ पा रहा है। मतलब उनके पास तो तंत्र है पूरा उनके साथ, हम तो 4 लोग एक सॉफ्टवेयर के साथ बैठ के कुछ लोगों की मदद से अगर ये निकाल पाए 3 रात में और 2.5 रात में, जबकि इलेक्शन कमिशन हमसे छुपाना चाह रहा था ये सब। छुपाना हमने चाह तो रहा उनका था। ताला तोड़ के ये निकाला। हाँ, उनका बिल्कुल ताला बिल्कुल, तोड़ दो के ये तारीख खबर को निकाली ड्राफ्ट है। सूची आई है, दो को की एक को ड्राफ्ट जी, मसौदा आया है। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। और उसके बाद बंद कर दिया गया, उसपे वो इलेक्ट्रॉनिक ताला लगा दिया कि वही आराम बंद से कर पढ़ दिया। नहीं सकते आप। तो ले ये तो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उनके पास सॉफ्टवेयर है, हम जानते हैं ईआरओ नेट है जिसपे वो डुप्लीकेशन चेक करते हैं। अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं ये बोलूंगा कि सरकारी तंत्र में तो ऐसा होता है कि ठीक है, गलती, छोटी गलतियां माफ होती हैं, सरकार बड़ी चल रही होती है तो, पर इतनी बड़ी गलती के लिए किसी की क्या, किसकी पनिशमेंट होगी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि कराया तो इलेक्शन कमीशन नहीं है इस तरीके से। ये कोई बेचारे ईआरओ या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एआरओ का काम नहीं है कि, या बीएलओ पे छोड़ा नहीं जा सकता कि बीएलओ ने ऐसे गलती कर दी। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने इलेक्शन एक आपने ने जी, दूसरों के मापदंड बहुत बड़े खड़े कर दिए हैं। एक बात आपने कही है, रिपोर्ट में ये बात लिखी गई है आयुषी, कि एक व्यक्ति जिसने स्वेच्छा से अवैध रूप से दो एपिक नंबर हासिल किए हैं, दो मतदाता पहचान पत्र, वो क्यों कर अपना कोई पहचान पहचान पत्र सरेंडर करेगा? माने वो हम्म। क्यों जाएगा? ये बात आपने लिखी है। एक चूंकि विधानसभा की बात है और उसमें डुप्लीकेसी का मुद्दा जो है, आपका एक मुद्दा है खाली। चूंकि जो मतदाता सूची है, मान लीजिए किसी कंस्टिट्यूएंसी में 4 लाख लोग हैं, तो गड़बड़ियां तो और सारी भी होंगी। ये तो केवल एक 5,000 माइग्रेटेड मजदूरों का, माइग्रेटेड लोगों का, मतदाताओं का मुद्दा निकला, जो कि हम्म। यूपी की कंस्टिट्यूएंसी में भी है, वहां की कंस्टिट्यूएंसी में है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कितना बड़ा होगा। अभी केवल आप लोगों ने एक पक्ष निकाल के सामने रखा है, जिसमें कि जो मतदाता है वो यूपी में भी है, बिहार में भी है। उसके अलावा भी कई मतदाता है, कई जो जिस तरह से आ रही है बातें सामने कि कहीं घर में 80-80 मतदाता निकल जा रहे हैं। केरल में एक महिला ने आज जाकर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है कि उसके घर के पते पर 9 लोग मौजूद है जिनसे उसका कोई मतलब नहीं है। तो कैसे देख रहे हैं आप इसे? तो आप ही बता रहे हैं कि मतलब दिस इसको तो हम स्पेकुलेट कर सकते हैं, और बहुत ही मतलब तरह के सिनेरियोज हैं कि काफी मतदाता हो सकते हैं। हमने हाँ, इस पैरामीटर में हमने इलेक्टोरल लिस्ट को स्कैन किया है और हमें उसी में 5,000 मिल गए हैं। अगर हम सेम एड्रेसेस देखने लग जाए, या फिर बिहार के बीच में कितने मतदाता डुप्लीकेट हैं, एक कंस्टिट्यूएंसी में कितने मतदाता डुप्लीकेट हैं, एज रिपोर्टर्स, पत्रकार, हम उस नंबर को मतलब बता नहीं सकते हैं, पर कितने सिनेरियोज काफ़ी मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किए हैं, और ये मतलब हिस्टोरिकली आपकी इलेक्टोरल लिस्ट में बने चले आए हैं।
और अब ये जो एक्सरसाइज हुई है, जो 30 दिन में हुई है, उसमें कितनी प्योर आपकी इलेक्टोरल लिस्ट निकलेगी, जहाँ पे हमारे इलेक्शन कमीशन ने ही एक्सरसाइज 2 हफ्ते के मतलब शुरू होने के बाद ये भी कह दिया कि एन्यूमरेशन फॉर्म में अपने मतलब डॉक्यूमेंट्स मत दीजिए, बस अपना 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 नाम एन्यूमरेशन फॉर्म में दे दीजिए कि आप ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट में आ जाएं। जब हमारे इलेक्शन कमीशन ने ही ये सोचकर एक्सरसाइज नहीं की कि रिपोर्टर आपकी जो वोटर लिस्ट है, जो इलेक्टोरल लिस्ट है, वो ठीक से वैलिडेट हो जाए, तो हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये जो पूरे सिनेरियोज है कि डुप्लीकेट वोटर्स यहाँ से आ रहे हैं, एक आपके जी घर में हमको 80 वोटर मिल रहे हैं, और आपके ये सब फिर नहीं हट पा सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये एक्सरसाइज बिहार में 30 दिन में कर डाली। तो आप उसमें कैसे ही कह सकते हैं कि आपके इस तरह के तरीके के वोटर्स हट पाएंगे, जबकि आपका पूरा वैलिडेशन मैकेनिज्म नहीं काम कर पा रहा है यहाँ पे। मतलब नितिन आप भाई, ये एक चीज सोचिए बताइए। जी जी। जी कि 30 दिन का वक्त दिया गया है, कि 30 दिन के वक्त में अब ये जो दूध से धुली वोटर लिस्ट बनी है, जिसमें दूध थोड़ा कम और मक्खी थोड़ी ज्यादा दिख रही है, अब 30 दिन के अंदर जिन लोगों के भी नाम आए, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट साथ में नहीं जमा किए, वो लाइन में लग के अपने डॉक्यूमेंट दें। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने ये भी बोल दिया कि हम अब जिसका नाम चढ़ा दिया है उतारेंगे नहीं जब तक हमारे पास पुख्ता प्रूफ ना हो। तो जैसे आपने बोला, ओ, अगर मैंने 2 बनवाए थे अपने, जानबूझ के या गलती से मेरे 2 इलेक्शन कार्ड बन गए, मैं क्यों कतार में खड़ा होकर अब अपना नाम उतारूंगा? तो वो तो नाम रह गया 30 दिन के अंदर। ये एक प्रक्रिया तो बिल्कुल पहले होनी थी। 30 दिन में कोई भी अफसर हो, अच्छा से अच्छा, शरीफ से शरीफ, मेहनती अफसर हो, बैठा हो एक कॉन्स्टिट्युएंसी में, और उसे बोला गया कि अब तुम 4 लाख वोटर में से 2.5 लाख ने अपने फॉर्म जमा किए, तो उसके साथ कागज नहीं दिए, सबके कागज चेक करो। कौन बेचारा अफसर सच में कर पाएगा, पूरी रात, दिनों रात अगर लगा भी रहे? तो ये प्रक्रिया अपने में, जो आयुषी बोल रही थी, इसमें इतना बिल्कुल छेद है कि पानी भी नहीं बचता और दूध भी नहीं बचता छलनी में, सब निकल जाएगा इसके बाद। पकड़ने की प्रक्रिया जो आयुषी अगेन कह रही थी, यही प्रक्रिया, ये सच है कि वोटर लिस्ट हमारी पहले से खराब बनती आई है। उनको साफ करने का प्रक्रिया लंबी होनी चाहिए थी, आराम से करनी चाहिए थी। इसको आपने असेंबली इलेक्शन से जबरदस्ती बांध के, इसको 90 दिन के अंदर खत्म करने के चक्कर में, आपने जो लोगों की जिंदगी में मुश्किल पैदा करी है, ना उसका कुछ नतीजा अच्छा दिख रहा है, ना लोगों के लिए सहूलियत हुई है इसमें। और अफसरों की आफत, मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि अफसर बेचारे करते हैं जो बोला जाता है ऊपर से दिल्ली से। लेकिन जितने अफसरों से हमने बात करी है, वो भी रो रहे हैं कि भाई, कैसे हम 30 दिन के अंदर 4 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख लोगों को सुने, उनके कागज देखें और कलम से लिखें कि हाँ ये सही है, ये गलत है। ये किस अफसर के बस का है? तो उसका नतीजा क्या होगा, वो साफ है हमें। एक चीज बताएं, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। मेरा सवाल भी यही था कि ये अगर इसका टाइम फ्रेम लंबा होता और ठीक इलेक्शन के जी पहले ना करा करके किसी और वक्त में कराया गया होता तो शायद ये बेहतर होता। अब वो बंगाल के लिए भी एसआईआर कराया जाना है। आयुषी, ये तो पता जी होगा आपको कि बंगाल के लिए भी लोगों ने लगभग तैयारी कर ली है। क्या अगले साल होना है बंगाल में इलेक्शन? इतना समय पर्याप्त है कि बंगाल में कराएंगे एसआईआर? तो आपको लगता है कि वो ठीक ठाक ढंग से कराएंगे? क्योंकि प्रक्रियागत तमाम गलतियां भी सामने आ रही है, जैसी कि आपकी रिपोर्ट बता रही है कि टाइम फ्रेम के अलावा एक बड़ी गड़बड़ी ये है कि जो पूरी प्रक्रिया है वो तमाम विसंगतियों से भरी हुई है, जिसका एक बड़ा नमूना यह है कि उन्होंने वेबसाइट से पूरी इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट ही हटा दी। सिर्फ इसलिए हटा दी क्योंकि उनको पता था कि देश भर के पत्रकारों की निगाह उस पर है। तो आपको क्या लगता है कि अब जो अन्य राज्यों में करेंगे, जिसकी वो घोषणा कर चुके हैं, तो क्या लगता है वो प्योरीफाई होगा, वो शुद्धिकृत होगा? अगर मैं इस पे बोलूं, क्योंकि कल मैं इस पे कल में अपने सोर्सेज से बात कर रहे जी थे, कि जी बंगाल जी में अभी तक ये एक्सरसाइज चल रही है। जितना जी। इलेक्शन कमीशन से इनफॉर्मली वहां अफसरों को बताया गया है, वो उसी तरीके से कराना चाह रहे हैं जैसे बिहार में कराया गया। और ये भी याद बिल्कुल करिए कि आयुषी ने रिपोर्ट किया था कि बंगाल में इसके बाद बीच में पूजों के समय छुट्टी भी आती है, तो वहां पे समय और भी कम हो जाएगा लोगों के पास। उस ओहो कम समय में उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन वो करना चाह रहा है जो बिहार में फेल होता दिख रहा है आपको। और बिल्कुल कोई सीख अगर बिहार से ले सकती थी इलेक्शन कमीशन, तो अभी तक कहीं नहीं दिखा है
कि इलेक्शन कमीशन ने कोई सीख ली हो, लेकिन वो थोड़ी अड़ियली हो गई है कि इसी तरीके से कराएंगे और ऐसे ही कराएंगे और किसी को बताएंगे नहीं। एक मुमकिन था, मैं मान के चलूं कि कोई भी नई चीज आप करते हैं उसमें गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, लेकिन आप सीख के अगली बार जब वो करते हैं थोड़े बेहतर तरीके से करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, ये राजस्थान में भी, मणिपुर में भी हमने सुना है और देखे हैं कागज कि वहां पे भी ये प्रक्रिया, और देश भर में इसी तरीके से करना चाह रहा है। दूसरा, ये बहुत जरूरी था कि अगर आप इतनी बड़ी प्रक्रिया कर रहे हैं तो पारदर्शिता पूरी लाएं, जो पहले नहीं भी थी तो उस हद तक ले जाएं कि लोग खुद टटोल के देख सकें, जिससे लोगों का विश्वास बढ़े इस काम में। इलेक्शन कमीशन ने उल्टा कर डाला है, जो पारदर्शिता थी भी उसे भी कम किए जा रहे हैं, जबकि प्रक्रिया थी लोगों को विश्वास बढ़ाने की इसमें, लेकिन लोगों का विश्वास कम हुआ है, शक 2 कदम आगे ही बढ़ चुका है। मैं ये कह रहा था आयुषी कि अब जबकि ड्राफ्ट मसौदा सूची जारी हो गई है, आपको क्या लगता है कि बिहार इलेक्शन कितने ट्रांसपेरेंट और कितने फेयर होंगे? तो इंडिकेशन तो यही है कि ईसीआई डबल डाउन कर रहा है, जो भी उन्होंने ड्राफ्ट सूची जारी कर दी है कि यही सही है। ये मतलब हर मतलब जो रिपोर्ट्स, आप सारे पत्रकार उनकी ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट को देख रहे हैं, परख रहे हैं, देख रहे हैं क्या समझना चाहते हैं कि कितने डिलीशंस हुए हैं, और वो उसी ड्राफ्ट इलेक्टोरल को और समझना चाहते हैं कि किस तरह से मतलब इरेगुलरिटीज हो सकती हैं आपकी ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट में। ईसीआई जो इंडिकेशन दे रहा है कि हम इस ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट को नॉन मशीन रीडेबल बना दें, कि एक जर्नलिस्ट समझ ना पाए, देख ना पाए, परख ना पाए, कि समझ ना पाए कि किस तरह से इरेगुलरिटीज हो रही हैं कि ना भी हो रही हैं, हम वो भी वैलिडेट कर पाए बिल्कुल ईसीआई की बिल्कुल। बात। वो इंडिकेशन जी ईसीआई नहीं दे रहा है। तो इस कारण से फॉर ऑल इंडिकेशंस, अब जो हमने बता ही दिया कि हमें एक ही कंस्टिट्यूएंसी में सिर्फ बॉर्डरिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5,000 हमें डुप्लीकेट वोट मिल गए। हम ये भी हो सकता है, और भी लोगों ने जो स्टोरीज की हैं कि दिखाया जा रहा है कि आपके और किस तरह की रेगुलरिटीज हो रही हैं, उससे ये पता चल रहा है कि मतलब आपके वोटर लिस्ट में खोट है। पर हमें ये समझ नहीं आ पा रहा कि ईसीआई इसके बारे में क्या कर रहा है अभी आगे जाकर। तो अब उस अगर उस नज़रिए से हम देखें कि किस तरह से इलेक्शन, आपके असेंबली इलेक्शंस होंगे कुछ महीनों में, और ये क्या ये वोटर लिस्ट एक्चुअल में प्योर है, कि वो उस इलेक्शन में मतलब एक एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल बन पाए, तो वो हम ठीक से नहीं बोल सकते इस समय। तो हम मतलब इसको परखेंगे ज़रूर, जो भी हमें डेटा मैंने मिलेगा हम वैलिडेट जी जी करेंगे। अ, जी जी हम इतना डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि आगे हम क्या करेंगे, पर हम ये ज़रूर आपको मतलब रीअश्योर कर सकते हैं कि हम देख रहे हैं, और इसमें रिपोर्टर्स कलेक्टिव का भी मतलब काफ़ी मतलब योगदान है कि कैसे बिल्कुल। हमारा ये इंस्टीट्यूट बना है, हमें वक्त मिलता है ये काम करने के लिए। हम ये कह सकते हैं कि 4 लोगों ने, हमारे एडिटर, हम तीनों ने बैठ के ये एक्सरसाइज कर ली, और हम इसको मतलब हम इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, जब से एसआईआर अनाउंस हुआ है, हमारी छोटी सी टीम मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है, और उन्होंने हर स्टेप पर कोशिश किया है कि हम किसी तरह से ट्रांसपेरेंसी ले आ पाए। और इसमें हम जो ये कार्य करते हैं, हम ये कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी मतलब डोनेशंस हैं, डोनर्स हैं, हमें इस काम के लिए काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो अगर इस न्यूज़ रूम में हम ऐसे काम मतलब कंटिन्यू कर पाएँ, उसके लिए मतलब हाँ, ये इस न्यूज़ रूम के इंडिपेंडेंस नितिन भाई, के से हो रहा है। नितिन जी एक चीज बताइए मुझे कि अभी जो एसआईआर को लेकर के इतनी इम्पोर्टेंट, चूंकि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, चूंकि इलेक्शन भी सामने है और पूरे देश की डेमोक्रेसी का जो भविष्य है इस पूरी एक्सरसाइज पर टिका हुआ है। इसका विरोध भी हो जी रहा है, इसके समर्थन में भी लोग खड़े हैं। मीडिया की भूमिका, मैं आपसे बतौर एडिटर पूछ रहा हूं कि इसमें मीडिया की भूमिका को आप कैसे देखते हैं, और मीडिया की जो रिपोर्टिंग अब तक एसआईआर को लेकर के हो रही है अलग अलग जगहों पे, उससे आप कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं, बताएं। जी, भूमिका तो ये है जो आपने सही बोला कि अगर ये हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी का सवाल है कि जी
इसके बिना तो हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के कौन वोट देगा और कौन नहीं देगा, अगर यही खत्म हो जाता है तो डेमोक्रेसी के मीनिंग कमजोर पड़ जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी तो है कि मीडिया इस पे नजर रखता। मैं ये भी बोलूंगा कि मीडिया का ये दायित्व जरूर है कि ऐसे इश्यूज को जब उठे तो अच्छे से परखे। ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन ने बोल दिया तो उसे सच माने या सरकार ने बोल दिया तो उसे सच माने, लेकिन परखे ढंग से। जी लेकिन बिल्कुल। हम लोगों का एक्सपीरियंस ये रहा है कि थोड़ा बहुत काम छोड़ के ज्यादातर हम्म। पुराने अखबारों और चैनल ने तो एकदम इसको अनदेखा करने का प्रयास किया है। शर्मिंदा होके आज कई अखबारों ने उठाया, क्योंकि अ, विपक्षी दल के सारे नेता सब पार्लियामेंट के मेंबर सड़क पे उतर आए तो उनको दर्शाना ही पड़ा। लेकिन आप ये अनुमान लगाइए कि आप बोल रहे थे कि 3 युवक पत्रकारों ने, पत्रकार आयुषी, हर्षिता और गायत्री ने इतना कर दिया। हम लोगों का न्यूज़ रूम का बजट साल का एक संपादक की सैलरी से कम है अखबार के, तब ये काम हो सकता है। अगर बड़े-बड़े राइट। अखबार और टीवी चैनल जो 900 हज़ार करोड़ साल का मुनाफा या रेवेन्यू कमाते हैं, अगर वो अपने 10 लोग भी लगा देता इस काम पे, तो क्या-क्या निकलता। तो बिल्कुल पत्रकारिता की रीढ़ की हड्डी पहले टूट चुकी है, ये तो हम मानते हैं। चंद ऐसा छोटे न्यूज़ रूम हैं जो आज़ाद हैं क्योंकि जैसे रिपोर्टर्स कलेक्टिव की आम आदमी हमें पैसा देता है, ना सरकार देती है, ना कॉर्पोरेट देता है, तो हम आज़ादी के साथ रहते हैं। तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं ऐसा काम करने के लिए, एक रीढ़ की हड्डी जो आपको आज़ादी दे और थोड़े से रिसोर्सेज़ जो मुहैया हो जाएँ कि आप काम मेहनत से कर सकें और आजीविका आपको मिल सके। बड़े अखबारों में पैसे की कोई कमी नहीं है, रीढ़ की हड्डी की कमी है, तो वहाँ कुछ काम हो नहीं रहा। छोटी संस्थाएँ और हैं जिन्होंने जो आज़ाद हैं तो वो काम कर रही हैं और कमाल का काम कर रही हैं। मैं ऐसा भी बोलूँगा लेकिन कि बिहार में कई पत्रकारों को मैं जानता हूँ, जो अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं। कई बेचारे लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके मालिक और संपादक उन्हें नहीं लिखने दे रहे हैं। बट कई हमसे संपर्क में हैं क्योंकि वो नहीं लिख पाते तो हमें बताते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। तो हम देश में मुसीबत पत्रकार की नहीं है, पत्रकार की दुकान की है कि दुकानें खराब हो गई हैं। पत्रकार गज़ब के हैं अभी भी इस देश में हर जगह। और मैं क्या बात। बिहार के पत्रकारों को भी सलाम करूँगा कि कमाल का काम कर रहे हैं। और जो वो निकाल रहे हैं, अगर वो छपती, तो इलेक्शन कमीशन की हवा खिसक गई होती। पर मालिक लोग छपने नहीं दे रहे हैं। कई अखबार तो एकदम चुप्पी साध के बैठ गए हैं, टीवी चैनल बाकी चीज़ें दिखा रहा है। तो ये मुश्किल तो है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये बोलूँगा कि ठीक है, एक होता था कि बड़े अखबार लिखें तो बात फैलती है, वो ज़माना भी खत्म हो गया है। आज रिपोर्टर्स कलेक्टिव भी काम अच्छा करता है, तो पूरे देश में फैलता है। जैसे आपने भी हमारी सहायता करी, आपने भी इसको आगे कहानी को आगे ले गए। तो अब उतना निर्भर होना भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि जिनको आप बोलते थे बड़ी अखबारें, वो कुछ और सब्ज़ी पकान के बेचने के दुकान में लग गई हैं। उनको आप अखबार जी मान ही नहीं सकते या उनको पत्रकारिता कह ही नहीं सकते। तो काम गज़ब का बिल्कुल। कर रहे हैं इंडिविजुअल, आप जैसे लोग और एक-दूसरे को हम मदद करते रहें, तो हो जाएगा और सच्चाई बाहर आके रहेगी। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि द रिपोर्टर कलेक्टिव की आप रिपोर्ट जाएं और जाकर के देखें वेबसाइट पर, और उस रिपोर्ट को पढ़े। रिपोर्टर कलेक्टिव की वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि दरअसल क्या कमाल कर रहे हैं हमारे डाटा जर्नलिस्ट इस वक्त। और बिहार के इलेक्शन को कितनी माने आप ये जो सब्जेक्ट है, आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के मतदाता बिहार में भी जाकर मतदान कर रहे हैं। और अब ये इसका उल्टा भी सोचिए कि यूपी में इलेक्शन होगा तो ये संभव है कि बिहार के लाखों मतदाता यूपी में भी मौजूद हो। तो ये खबर अपने आप में बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, कल भी सुनवाई चलेगी। आज बड़ी गहमा-गहमी थी। और आप लोगों से निवेदन है कि लेंस भी देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिहार के एसआईआर पे हम सबकी पूरी निगाह है, एक एक रिपोर्ट पे निगाह है, और हम बहुत बारीकी से इसको देख रहे हैं। तो जो कुछ भी उसमें अपडेट होगा उस तक आपको ले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन सेठी जी का, जो एडिटर हैं द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के। आयुषी का, आपकी टीम तक को भी मेरा धन्यवाद पहुंचाइएगा। मेरे दर्शकों की तरफ से भी उनको मैं बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।